जॉर्ज फर्नांडिस हिंदुस्तान की राजनीति के पटल का वो सितारा जो अपनी कौम से दूर रहकर भी बाकी तमाम कौम के लड़ाई लड़ने वाले नेताओं को हराता रहा। वो जॉर्ज फर्नांडिस जो किसी का दोस्त नहीं रहा, जिसका कोई दुश्मन नहीं रहा। वो जॉर्ज फर्नांडिस जो ईसाई होकर भी बिहार में करते रहे कभी जात पात की राजनीति और कभी अगड़े पिछड़ों की सत्ता के गलियारों में धमा चौकड़ी। वो जॉर्ज फर्नांडिस जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा मगर बात करते थे देश की दुनिया की 15-16 भाषाओं में। वो जॉर्ज फर्नांडिस जिनका बिहार और दिल्ली की राजनीति से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं था। वो तो मजदूरों के हक की लड़ाई में ही मस्त खुश रहते थे। जब इंदिरा गांधी हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी तो इन्हीं जॉर्ज फर्नांडिस ने न केवल श्रीमती इंदिरा गांधी बल्कि भारत में पूरी कांग्रेस पार्टी की ही नींद हराम कर दी। जिक्र जब एक जॉर्ज फर्नांडिस के भीतर मौजूद कई कई कामयाब और निडर इंसानों के समाहित पाए जाने का हो, तब फिर बिहार की राजनीति में धमाके के साथ घुसते ही, बिहार की सत्ता का अंगद बनते ही, बिहार में जात पात अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति में तुर्क का पत्ता बनकर वहां अड़ जाने वाले जॉर्ज फर्नांडिस को मैं या आप क्या समझ पाएंगे। जब चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसे देश की राजनीति के बड़े नाम कहिए या महारथी नेता सफेद पोश ही समझने की कोशिश के फेर में फंसकर अपना काफी कुछ दांव पर लगा चुके हूं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी के यूट्यूब चैनल के खास प्रोग्राम में और आपके साथ मैं हूं आपका हम जुबान संजीव चौहान। बिहार में आगामी कुछ महीनों में होने वाले चुनावों से ऐन पहले बिहार की सत्ता के गांव गली गलियारों, शहर कस्बों से 1970 के दशक में निकले जॉर्ज फर्नांडिस के आगे पीछे के वे अनसुने किस्से लेकर जो आज की पीढ़ी ने तो शायद ही सुने होंगे। इस खास कार्यक्रम में बिहार की राजधानी पटना से हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश बालयोगी। वही मुकेश बालयोगी जो न केवल बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राजनीति के गली गलियारों से बखूबी वाकिफ हैं, वरन किसी जमाने में इन्हीं जॉर्ज फर्नांडिस जैसी शख्सियत के बेहद करीब भी रह चुके हैं, जिनका जिक्र आज मैं स्टेट मिरर हिंदी के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ यहां कर रहा हूं। आइए फिर देर क्या, शुरुआत उन्हीं मुकेश बालयोगी की मुंह जुबानी कहानी से ही करते हैं, जिन्हें जॉर्ज फर्नांडिस जैसी महान, जुझारू, काबिल चर्चित शख्सियत के साथ जीवन में बेहद करीब से बहुत कुछ वक्त गुजारने का वक्त मिला। भला सोचिए कि ऐसे में मुकेश बालयोगी से बेहतर जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में बताने सुनाने के लिए और कौन, क्यों और कैसे ज्यादा माफिक रहेगा आज की भागम भाग वाली और उठा पटक वाली इस मायावी दुनिया में। नमस्कार मुकेश बालयोगी जी। जी नमस्ते। मैं संजीव चौहान बोल रहा हूँ स्टेट मिरर हिंदी से, नई दिल्ली से। और मेरे ख्याल से आप पटना में भी हैं इस वक्त, बिहार में। हाँ, मैं पटना में हूँ। मुकेश बालयोगी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी एक ऐसा नाम है भारत की राजनीति का जी जो किसी का नहीं हुआ, जिसका कोई नहीं हुआ, जो सबका था, जिसके सब होते गए। जी कर्नाटका में जन्म हुआ जी और बिहार की राजनीति को जिया और भोगा उस शख्स ने, क्रिश्चियन होने के बाद, जहां बिहार में कहते हैं जातिवाद की राजनीति है। जी आपने बहुत करीब से देखा है जॉर्ज फर्नांडिस साहब को। जी जरा बताएंगे पूरी कहानी क्या है, कहां से अतीत शुरू हुआ, कैसे सत्ता पे काबिज हुए बिहार की, जहां बाहरी आदमी क्या अंदर का आदमी नहीं जम पाता है। आप जॉर्ज फर्नांडिस का राजनीति में होना संभावनाओं के परिदृश्य को व्यापक कर देता है। जब आप बिहार में देखेंगे जहां बिल्कुल एक जाति सब केवल पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, यह सब कॉन्शियस माइंड का विषय है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो सबसे पहले वह सामने वाले की जाति जानने की कोशिश करता है और तब वह सोचता है कि सामने वाले की जाति जान करके हम उसके प्रति व्यवहार कैसा रखें। जब हम जॉर्ज फर्नांडिस पर विचार करते हैं तो लगता है कि वो राजनीति में संभावनाओं के एक नए क्षितिज थे और वह अगर आज भी ये जॉर्ज फर्नांडिस का होना इस बात की गारंटी देता है कि अगर कोई व्यक्ति जनता के प्रति, जनता के मुद्दों के प्रति, जनता के कष्ट के समाधान के प्रति समर्पित होकर के अगर राजनीति की धारा को व्यापक करे तो जनता उसे हाथों हाथ ले सकती है। ये जॉर्ज फर्नांडिस इसका सबसे बड़ा है। आप देखें कि कर्नाटक के मंगलोर शहर में पैदा हुए,
फिर जॉर्ज का जीवन भी उतना ही व्यापक है। उतनी भाषाएं बोलने वाला व्यक्ति संभवतः नरसिम्हा राव के अलावा दूसरा कोई भारतीय राजनीति में नहीं हुआ। नरसिम्हा राव और गोविंदाचार्य के अलावा उतनी भाषाएं बोलने वाला व्यक्ति, वो कन्नड़ उनकी मातृभाषा थी, मराठी, और मुंबई में जाकर राजनीति, ट्रेड यूनियन राजनीति करते हैं। बिहार में हिंदी, भोजपुरी और मैथिली जैसी भाषाएं धारा प्रवाह बोलते हैं, और इसके अलावा बांग्ला बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। और वह कौन सा व्यक्ति कौन बोल रहा है जिसने कबीर की तरह मसीह कागज छुओ नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ, ऐसी स्थिति तो नहीं थी, लेकिन वह व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया था। आपको आश्चर्य होगा। सोचिए, जिन जॉर्ज फर्नांडीज ने 1970 के दशक में कांग्रेस हुकूमत को पानी पिला दिया हो, जोड़ तोड़ की राजनीति की महारथी समझी जाने वाली तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भी जिन जॉर्ज फर्नांडीज ने अपनी चतुर चालों के जाल में हमेशा उलझाए रखा हो, वे जॉर्ज फर्नांडीज कभी नैतिक रूप से स्कूल कॉलेज तक में पढ़ने नहीं गए। स्कूल पढ़ने क्यों नहीं गए और कैसे देश प्रदेश की हुकूमतों को इसके बाद भी अपने चाबुक से मर्जी के मुताबिक तमाम उम्र हाँकते रहे? आखिर कैसे? इस सवाल का जवाब भी सुनिए जॉर्ज फर्नांडीज के साथ किसी जमाने में काम कर चुके और इस वक्त पटना में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार मुकेश बालयोगी से ही। मतलब अशिक्षित थे जॉर्ज फर्नांडीज साहब? नहीं, इसके प्रति एक रोचक कहानी है। दरअसल जॉर्ज की जो माता जी थी, उनको कोई संतान नहीं हो रहा था, तो कैथोलिक ईसाई थे वे लोग। तो मंगलोर के एक चर्च के पादरी के पास जाते हैं और कहते हैं कि ईसा मसीह से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मेरी गोद भरे और मेरा वंश चलाने वाला कोई हो। तो पादरी कहता है कि आपके घर जो है ये पुत्रों की श्रृंखला आएगी, कई पुत्र होंगे, लेकिन क्या तुम उनमें से एक पुत्र को ईसा मसीह के काम के लिए दान कर दोगी? इनकी माता जी हामी भर देती है, और उसके कुछ ही दिनों के बाद इनका यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम जॉर्ज फर्नांडीज रखा जाता है। दरअसल जॉर्ज फर्नांडीज मछुआरा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मंगलोर में समुद्र तट के पास ही इनका घर था। बचपन से ही पिता के साथ, चाचा के साथ वो नाव पर मछली मारने जाने लगे। 4-5 साल के बाद, 4-5 साल की उम्र से ही 7-8 साल की उम्र तक। उसी समय वह पादरी एक बार इनकी माँ के पास आता है और कहता है कि तुमने वादा किया था जीसस क्राइस्ट से कि तुम अपने पुत्र को उनके काम के लिए दोगी, और वह इन्हें ले जाया जाता है और तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के एक चर्च में जॉर्ज फर्नांडीज को रखा जाता है और उनको पादरी बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जॉर्ज वहां 3-4 साल रहते हैं। इसी बीच जो चर्च की पढ़ाई का जो सिस्टम था, अल्फाबेट सीखने का, बाकी कैनन लॉ सीखने का, क्रिश्चियनिटी का जो फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन है उसे सीखने का, 10th कमांडमेंट, बाइबल की व्याख्या, ये सब अपना सीखते हैं, पढ़ते हैं चर्च में ही रह करके। फॉर्मल एजुकेशन जॉर्ज के पास नहीं था, और जॉर्ज वहां से लगभग 11-12 साल की उम्र में भाग निकलते हैं और भागकर किसी तरह से बॉम्बे पहुंचते हैं और बॉम्बे बंदरगाह पर मजदूरी करते हैं, ईंट ढोते हैं, सोते हैं। एक डिमेलो नाम के बहुत बड़े ट्रेड यूनियन लीडर से मिलते हैं, उनके साथ वो काम शुरू करते हैं। बहुत संघर्ष होता है, फिर टैक्सी यूनियन के बड़े लीडर बनते हैं और पूरे बॉम्बे को कई बार थाम देते हैं अपने हड़ताल कॉल से। बाल ठाकरे के साथ स्ट्रगल होता है, दत्ता सावंत के साथ स्ट्रगल होता है, और अंतोगत्वा हिंद मजदूर किसान पंचायत की स्थापना करते हैं जो देश का एक समय सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन बन जाता है। और अभी कोरोना में ने उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, नहीं तो 16 दिनों की रेलवे हड़ताल जॉर्ज फर्नांडीज ने 1971 में कराई थी। ये है जॉर्ज की कहानी। वाह जी वाह, क्या गजब की जानकारी दी है। इस वक्त पटना बिहार से मेरे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार मुकेश बालयोगी जी ने, जो कभी जॉर्ज फर्नांडीज जैसे बीते कल के कद्दावर विद्वान नेता के साथ सहयोगी के रूप में काम कर चुके हैं। जॉर्ज की वे अनकही और अनछुई कहानियां, अंदर की बातें, जो किसी को भी जॉर्ज के बारे में सुनने के लिए बांधे रखने का मादा रखती हैं। कर्नाटक के चर्च से 11-12 साल की उम्र में भाग जाने वाले जॉर्ज फिर कहां कैसे पहुंचे? हर सवाल का सरल जवाब अपने दिलो जहन में बाहिफाजत कई दशक से अब तक संजोए बैठे हैं पत्रकार मुकेश बालयोगी। उस व्यक्ति की जब पहली पुस्तक आती है हिस्ट्री ऑन व्हील, पूरा जो वैचारिक जगत है भारत का स्तब्ध रह जाता है कि जिस तरीके से सभ्यता का विकास क्रम और सभ्यता अपने चरणों को कैसे पार करती है और भारत में समाजवाद का चरण कैसे बढ़ रहा है, इस पर एक नई दृष्टि जॉर्ज के पास होती है। एक पूरा ब्लूप्रिंट होता है इंडियन सोसाइटी का
कि इंडियन सोसाइटी सोशलिज्म की ओर कैसे बढ़ेगी, इसका इकोनॉमिक डायमेंशन क्या होगा, इसका पॉलिटिकल डायमेंशन क्या होगा, इसका एजुकेशनल डायमेंशन क्या होगा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैसे कैसे हम पार पाएंगे, जाति व्यवस्था को कैसे खत्म करेंगे, ये जो सांप्रदायिकता की जो दीवारें हैं उन्हें कैसे खत्म की जाएंगी, राजनीति के अंदर जो डिफरेंट जो छोटी छोटी कुरीतियां हैं उनको कैसे, ये पूरा एजेंडा होता है जॉर्ज के पास। बाकी क्या आप मुकेश बालियोगी जी ये कहना जी चाहते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस जी यूनियन के नेता और पॉलिटिकल पावर शख्सियत बाद में थे, वो जन्म से ही ग्रंथ के रूप में पैदा हुए थे और वो भविष्य वेत्ता भी थे? बिल्कुल, जॉर्ज फर्नांडिस एक क्रांति दृष्टा थे और बचपन से ही उनके मन में एक, जिसे चिल्ल कहते हैं, वो मचा होता था, समाज कैसे बदलेगा, देश कैसे बदलेगा, दुनिया कैसे बदलेगी। कई बार जॉर्ज के बारे में एक बड़ी चर्चित कहानी है कि जॉर्ज प्रत्येक दिन रात्रि में कितने भी व्यस्त रहे, कितना भी पॉलिटिकल कैंपेन, एकदम सघन पॉलिटिकल कैंपेन से आए हो, रात में वो 15-20 पोस्ट कार्ड अपने हाथ से लिखते थे और उसमें कुछ पोस्ट कार्ड में कॉमन होता था कि दुनिया बदलेगी, नई दुनिया बनाएंगे, समाज बदलेगा, नया। ये जिन लोगों के पास आप जाएंगे तो बिहार में बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मिलेंगे, उनके घरों में जॉर्ज फर्नांडिस के हाथ से लिखे हुए हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं, पोस्ट कार्ड आपको मिलेंगे। तो ये सब जॉर्ज के कुछ कॉमन वर्ड हुआ करते थे, कॉमन पेज हुआ करते थे, नई दुनिया बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि कभी स्कूल न जा पाने वाले जॉर्ज फर्नांडिस सिर्फ जोड़ तोड़, जात पात, अगड़े पिछड़े की राजनीति तक ही सिमट कर रह गए थे। उनकी दिलेरी, जिंदा दिली, गजब की सूझबूझ, समझ, किसी को भी एक जगह पर ही जमा लेने की कुव्वत रखने वाली भाषण कला और समाज के गरीब पिछड़े तबके के लिए हद से पार जाकर कुछ कर गुजरने की जिद उन्हें नेता समाज की बाकी तमाम भीड़ से अलग ले जाकर खड़ा करती थी। हम लोग जब जॉर्ज फर्नांडिस की बात कर रहे हैं मुकेश बालियोगी जी, तो बिहार की राजनीति में जहां कहते हैं बाहुबली, साम दाम दंड भेद जाति, सिर्फ इनका बोलबाला होता है, ठीक है। जॉर्ज कैसे इसमें घुसे, कुछ याद है सबका किस्सा है? कैसे मतलब एक छत्र राज कर गए बिहार की राजनीति में? बता, 1971 का जो रेलवे हड़ताल था उसने जॉर्ज को राष्ट्रीय पटल पर ला दिया। यहाँ तक कि उस हड़ताल को दबाने के लिए इंदिरा गांधी को सेना कई जगह उतारनी पड़ी, कई जगह पैरा मिलिट्री फोर्स उतारने पड़े, रेलवे कर्मचारियों की बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां, यहाँ तक कि उनके पत्नी बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया और रेलवे कर्मचारियों को के पत्नी बच्चों तक को गिरफ्तार, माने इस तरीके से क्रूरता से वह दमन किया गया ताकि रेलवे हड़ताल को खत्म करने के लिए फिर भी 16 दिन हड़ताल चला गया। इसने जॉर्ज का कद राष्ट्रीय स्तर पर बना दिया। उसके तुरंत बाद, और मैं यह उस दौर के बाद के समय की बात कर रहा हूं जब इंदिरा गांधी नेशनल आइकॉन थी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ कह चुके थे इंदिरा इज इंडिया, यानी इंदिरा ही इंडिया है। अटल बिहारी वाजपेयी उनको देवी दुर्गा कह चुके थे। यह उस समय की बात है कि जब सारा विपक्ष इंदिरा गांधी के आभा मंडल के सामने भौचक था। जॉर्ज फर्नांडिस इस चुनौती को स्वीकार करते हैं कि मैं इंदिरा से फाइट करूंगा, और वह रेलवे हड़ताल ही थी जिसने इंदिरा के आभा मंडल में पराभव शुरू किया और उनके व्यक्तित्व में क्षरण शुरू किया, और देखते देखते फिर कई जगह आंदोलन शुरू हुए और तब इमरजेंसी आ गई। 74 का आंदोलन आ गया। 74 के आंदोलन में जॉर्ज फर्नांडिस बड़ौदा में बड़ी संख्या में, एक जॉर्ज फर्नांडिस का चूंकि मानना था शुरुआती दिनों में कि दुनिया का कोई भी फैसला या दुनिया की किसी भी बड़ी समस्या का समाधान शांति से संभव नहीं है, जॉर्ज फर्नांडिस से मानते थे, और न अहिंसा संभव है। इसका वो जॉर्ज से मैं उनकी पत्रिका में कुछ दिनों तक काम किया था, तो उस दौरान एक आध बार मेरी बात, तो वो कहते भी थे कि अगर शांति से ही समाधान होना होता तो फिर रामायण नहीं लिखी जाती, राम रावण का युद्ध नहीं होता, और न भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध होने देते, और न ही हजरत मोहम्मद को बद्र की जंग लड़नी पड़ती, और न ही जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ना होता। जॉर्ज का मानना था कि हिंसा में अगर एक अनुशासन हो और एक बड़े लक्ष्य, बड़े महान लक्ष्य और महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर हिंसा हो, अनुशासन के साथ, नैतिकता के साथ, त्याग और समर्पण के साथ, और दूसरों का और मानव जाति के हित के लिए अगर हिंसा हो, तो उसे करने में कहीं कोई परहेज नहीं करना चाहिए, ऐसा जॉर्ज फर्नांडिस मानते थे।
जॉर्ज फर्नांडिस स्कूल किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने भले ना गए हों, मगर उनकी वाक्पटुता में वो काबिलियत कूट कूट कर भरी थी जिसका उनके दोस्त और दुश्मन सब लोहा मानते थे। जो लोग जॉर्ज को काट कर या पीछे धकेल कर आगे बढ़ने की हसरत दिल में संजोते भी थे, तो वे जॉर्ज को पीछे धकेलकर आगे बढ़ने की सजा भी समझते थे। यही वजह थी कि जॉर्ज की जिंदगी में चतुर, चालाक और मक्कारों के लिए कभी कोई जगह नहीं मिल सकी। दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में एक पादरी और मछुआरा परिवार में जन्मे जॉर्ज की जिंदगी ने सुख जितने कम देखे, उतने ही दुख और संघर्ष ज्यादा भोगे। यही कारण था कि जॉर्ज ने हमेशा गरीब की झोपड़ी में जमीन पर बैठकर भोजन करना और जमीन पर ही दरी बिछाकर सो जाना खुशी खुशी कबूल किया था। वे गरीबों के हक की लड़ाई भी यही सोचकर जीवन पर्यंत लड़ते रहे कि अमीर हर सुविधा को खरीद सकता है, मगर गरीब को तो रोटियां भी हाड़ तोड़ मेहनत मशक्कत के बाद ही हासिल होंगी। तो क्यों ना गरीबों की मलिन पिछड़ी बस्तियों में ही सुख तलाशा जाए। स्टेट मिरर हिंदी के एडिटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यानी नई दिल्ली में मौजूद आपके हम जुबान संजीव चौहान के साथ बिहार की राजधानी पटना से लगातार बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश बालयोगी। वो आगे कहते हैं कि गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने को और अमीरों के हाथों गरीबों का हक छीन कर लाने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस हर हद को तोड़ने पर जीवन की आखिरी सांस तक अड़े डटे रहे। तो बड़ौदा में एक बड़ी संख्या में लोगों को डायनामाइट बनाने का प्रशिक्षण जॉर्ज दे रहे थे, और उसमें यह था कि कुछ जगहों पे जहां जो पावर सेंटर है उनको दहलाया जाए और बताया जाए कि जनता इंदिरा गांधी के खिलाफ विद्रोह पर उतारू हो चुकी है और अब सत्ता पलटनी चाहिए। और जॉर्ज कहा भी करते थे कि जो बेसिकली लोहिया भी कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती है। आपको आश्चर्य लगेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर के जॉर्ज की एक अलग दृष्टि थी। मैं थोड़ा डिविएट कर रहा हूं, लेकिन ये जरूरी है यहाँ देना। आमतौर पर बिहार में लोग नालंदा विश्वविद्यालय को अपने गौरव के रूप में लेते हैं, गर्व के रूप में लेते हैं। जॉर्ज जब नालंदा से चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के उस खंडहर पर खड़े होकर कहा कि अरे बिहारियों, शर्म करो इस नालंदा विश्वविद्यालय पर, कि कोई भी जिंदा कौम अपने विश्वविद्यालय को 1200 साल तक इस तरह खंडहर बने और ध्वस्त हुए नहीं देख सकती। इसलिए मान अब तय करो कि तुम मुर्दा कौम हो या जिंदा कौम। अब सोचिए, चूंकि जॉर्ज की हर चीज में दृष्टि एक अलग होती थी, तो बड़ौदा डायनामाइट केस जब उसको जो षड्यंत्र था वो ये किस तरह से लीक हो गया, इंटेलिजेंस वालों ने पकड़ लिया कि, और बहुत सारे डायनामाइट उस दौरान बरामद हुए, कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई। इवन की जॉर्ज की जो महिला मित्र थी, एक कोई एमबीबीएस डॉक्टर थी, मुझे एग्जैक्ट उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। और ऐसा माना जाता है कि इंटेलिजेंस वालों ने उनके जो महिला मित्र थी, क्योंकि जॉर्ज कहा करते थे कि बलात्कार के अलावा महिला से हर संबंध जायज, अगर सहमति से हो तो हर संबंध जायज, जॉर्ज ऐसा मानते थे। तो उसी महिला के परिवार, भाई बहन और उसके पूरे रिश्तेदार और सुदूर रिश्तेदार में लगभग 50-60 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, ताकि ये पता चले कि डायनामाइट कहाँ है और जॉर्ज कहाँ है। अंत में वह महिला टूट गई थी और माना जाता है कि उसी के आधार पर तो जॉर्ज वहां से फरार थे। कई जगह उड़ीसा में कभी ट्रक ड्राइवर के साथ, कभी भुवनेश्वर से कोलकाता जा रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, कभी बाराबंकी में जिस घर में है वहां छापा पड़ जा रहा है, वहां से जॉर्ज फरार होते हैं, फिर एमपी जाते हैं, फिर किसी तरह भागते हुए कोलकाता जाते हैं। और कोलकाता के एक चर्च में उनका जो हेड प्रीस्ट था, मुख्य पादरी, वह तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु में एक चर्च में जब जॉर्ज फर्नांडिस 4-5 चल रहे होते हैं, उस दौरान वह जॉर्ज का साथी होता है। जॉर्ज फर्नांडिस किसी तरह से उस चर्च में आसरा पा जाते हैं और इंटेलिजेंस वाले भूखे भेड़िए की तरह पूरे देश में जॉर्ज को खोज, क्योंकि बड़ौदा डायनामाइट केस जो षड्यंत्र था, कॉन्स्पिरेसी था, वो अपने आप में बहुत बड़ा था। मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसे जॉर्ज इन बड़ौदा डायनामाइट कॉन्स्पिरेसी को जॉर्ज ने न तो कभी पूरी तरह से स्वीकार किया न इनकार किया, बल्कि उसका वो एक डिप्लोमेटिक जवाब देते थे कि हमेशा जी। लेकिन माना जाता है कि लगभग 7-8 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी एक साथ देशों, ऐसा कुछ कि कई जगह पटरी उड़ाने का, ताकि जिनका मूवमेंट है उसको बंद करके और तख्ता पलटा जाए, ऐसा माना जाता है। तो जॉर्ज की कोलकाता में गिरफ्तारी होती है, कोट टाई और हैट पहने हुए जॉर्ज की गिरफ्तारी होती है, और वह भी चर्च में जब प्रेयर चल रहा होता है
पूरे इंटेलिजेंस वाले उस चर्च के अंदर ये भी माना जाता है कि जॉर्ज का जो वह मित्र था उसको दबाव डालकर इंटेलिजेंस वालों ने मिला लिया। ये एक धारणा है, ऐसे इसकी पुष्टि बहुत हद तक नहीं की गई है और न मैं पुष्टि कर सकता हूं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये एक धारणा है कि जॉर्ज का जो वह मित्र था वो इंटेलिजेंस वालों के आगे टूट चुका था। और उस चर्च से जॉर्ज की गिरफ्तारी होती है और हाथ में हथकड़ी लिए हुए जब जॉर्ज को कोलकाता की सड़कों पर टहलाया जाता है, ये दहशत फैलाने के लिए कि देखो जॉर्ज फर्नांडिस की ये हालत हो गई तो बाकी लोग जो इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं उनका क्या होगा। इस वक्त स्टेट मिरर हिंदी पर मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बने हुए श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि आज हम बात कर रहे हैं बेबाक बेखौफ गरीबों के उन मसीहा यानी जॉर्ज फर्नांडिस की, जिन्हें नई दिल्ली में मौजूद संसद की आलीशान वातानुकूलित विशाल इमारत में बैठने के बाद भी उम्र भर गरीब की झुग्गी झोपड़ी की ही याद सताती रही। जिंदगी भर गरीबों व गैरों के लिए जूझते रहने वाले, सत्ता से हमेशा गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते रहने वाले जॉर्ज फर्नांडिस आज हमारे आपके बीच बेशक ना हो, मगर गरीबों के हक की खातिर हर कानून हर हद को तहस नहस कर डालने का दमखम और ईमानदारी रखने वाले ऐसे जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा किए गए काम आज भी उनकी अनुपस्थिति में मौजूद हैं। फिर चाहे वो मुंबई में जॉर्ज द्वारा खड़ी की गई ट्रेड यूनियन हो, तमाम विस्थापित तितर बितर पड़े दलों जैसे कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस से संबंधित यूनियन और उनके नेता हों, सबके बीच जॉर्ज द्वारा गाड़ा जा चुका अपना झंडा आज भी लहराता दिखाई देता है। इस सफलता के झंडे को बुलंद रखने की जद्दोजहद में फिर चाहे जॉर्ज फर्नांडिस को कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़े हों, भूखे प्यासे जमीन पर सोना पड़ा हो या फिर जेल की सलाखों में जबरिया ही ले जाकर क्यों ना उन्हें ठूंसा गया हो, अथवा कोलकाता की सड़कों पर हाथों में हथकड़ियां लगाकर ही क्यों ना सरेआम नीचा दिखाने के लिए पुलिस द्वारा जॉर्ज फर्नांडिस को पब्लिक के बीच में घुमाया गया हो। जॉर्ज का बेबाक जिक्र करते हुए मुकेश बालियोगी आगे बताते हैं कि और वह फोटो जब छपता है अखबारों में, देश में एक नई लहर दौड़ जाती है। फिर जॉर्ज को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद जब इमरजेंसी खत्म होती है तो जेल से ही जॉर्ज को मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जाता है। मुजफ्फरपुर सीट इसलिए चुना जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि मुजफ्फरपुर एक क्रांति की जमीन रही है। मुजफ्फरपुर शहर के बारे में मैं आपको बता दूं कि गांधी जब ये नीलहे किसानों के खिलाफ इंडिगो प्लांटर्स पर जो अत्याचार हो रहे थे अंग्रेजों के द्वारा और जो चंपारण जाते हैं, तो पहली मीटिंग गांधी की मुजफ्फरपुर का जो आज एक लंगर सिंह कॉलेज है उसी कैंपस में होती है गांधी की, और वहीं से पूरी प्लानिंग होती है। उसका और भी कई सारे सोशलिस्ट मूवमेंट का वहाँ इतिहास रहा होता है। कई चीजें वहाँ, नक्सल अपराइजिंग भी वहाँ हो चुका था बिहार, जैसे जिस समय नक्सलवारी में हुआ था उसके कुछ ही दिनों बाद मुजफ्फरपुर जिले के मुसरी में होता है। तो ये चुना जाता है, जॉर्ज के मित्र, ये सारे मित्र बैठ कर ये तय करते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस को मुजफ्फरपुर से इलेक्शन लड़ा दिया जाए। जॉर्ज उस समय किसी दूसरे स्टेट के जेल में होते हैं, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, और जॉर्ज के प्रचार के लिए जॉर्ज की माँ और जॉर्ज के भाई लॉरेंस फर्नांडिस ये मुजफ्फरपुर कैंप करते हैं और जॉर्ज रिकॉर्ड वोट से वहां से जीतते हैं। किस सन की बात होगी मुकेश बालियोगी जी? ये 1977 की बात, जो इमरजेंसी खत्म होने के जस्ट बाद जो एमपी का इलेक्शन होता है उसमें जॉर्ज वहां से जीतते हैं। मतलब रेलवे यूनियन से हटके पहला कदम राजनीति का मुजफ्फरपुर से सांसद का चुनाव लड़के और उनका जीतना। नहीं, उससे पहले वो एक बार मुंबई से इलेक्शन लड़ चुके थे। मुंबई से वो चुनाव लड़ चुके थे और महाराष्ट्र के एक बड़े लीडर एस.के. पाटिल को उन्होंने चुनाव हराया था, और एस.के. पाटिल बड़े लीडर थे, वहां मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर भी उनकी चर्चा थी, और उनको जॉर्ज को जायंट किलर उस दौर में कहा गया था। जी, जॉर्ज को जायंट किलर कहा गया था। उन्होंने एस.के. पाटिल को वहां से बॉम्बे से चुनाव लड़ाया था। अपनों और गरीबों के मसीहा व दुश्मन के लिए आंख की हमेशा किरकिरी बने रहने वाले ऐसे बिरला जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा यूनियन पॉलिटिक्स पर चढ़ा असली और कभी धूमिल न पड़ने वाला रंग इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने देखा था साल 1974 में जॉर्ज द्वारा आहूत कराई गई देशव्यापी रेल हड़ताल में। वो हड़ताल जिसने 13-14 दिन तक भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में पहली बार ट्रेन के पहिए जाम कर दिए थे। उसके बाद तब के जैसे रेल के पहिए साल 2020 में आई कोरोना जैसी महामारी के दौर में ही जाम हुए थे।
सुनिए देश के वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार मुकेश बालयोगी और क्या सोचते हैं ऐसे जुझारू जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में। बिहार आने का जॉर्ज फर्नांडिस का कारण यही था कि उनको लग रहा था कि बॉम्बे में उस समय माना जा रहा था कि बॉम्बे में इंदिरा गांधी का सपोर्ट है। दूसरा, जॉर्ज जहां से इलेक्शन जीते थे वो देश के सबसे धनी लोगों का लोकसभा क्षेत्र था। और इसमें भी इंटरेस्टिंग कहानी है, जब जॉर्ज साउथ मुंबई से इलेक्शन लड़ते हैं उनको कहा जाता है कि भाई ये करोड़पतियों का क्षेत्र है, आप कहां से जीत पाओगे। तो उन्होंने कहा कि 1 करोड़पति यहाँ कम से कम 100 मजदूर भी तो काम करता होगा, वो सब मेरा वोटर है। और जॉर्ज वहां से एसके पाटिल को चुनाव हराते हैं जी। तो मुजफ्फरपुर को अपना क्षेत्र बनाते हैं जॉर्ज। उसके बाद फिर नालंदा चुनाव लड़ते हैं और अंतोगत्वा एक ऐसा व्यक्ति, कर्नाटक के मछुआरा कम्युनिटी से आने वाला व्यक्ति, जिसके बारे में माना जाता है कि बिहार एक घोर जातिवादी राज्य है जहां हर एजेंडा, सोशल पॉलिटिकल एजेंडा से लेकर के हर तरीके का एजेंडा जाति के आधार पर तय होता है, वह जॉर्ज को अपना लीडर मानता है। वो कौन सा तोड़ था इस बात का कि जातिवाद से ऊपर जॉर्ज फर्नांडिस एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का शख्स आके बिहार में छा जाता है? यही है पब्लिक के प्रति निस्वार्थ कमिटमेंट, सेल्फलेस कमिटमेंट फॉर पब्लिक। ये बताता है कि आज भी कोई पॉलिटिकल लीडर, जब पॉलिटिकल लीडर स्टेट्समैन बनने की ओर अग्रसर होता है, और यह जो पब्लिक कमिटमेंट है, यह जो सेल्फलेस कमिटमेंट है, यही जॉर्ज फर्नांडिस को द जॉर्ज फर्नांडिस बनाता है। कर्नाटक से मुंबई पहुंचने के बाद और वहां से बिहार का रुख करने वाले जॉर्ज बिहार की उस राजनीति की फ्रेम में खुद को कैसे फिट कर पाए जहां सिर्फ और सिर्फ घनघोर जातिवादी राजनीति का ही अखाड़ा जमा रहता था। पहले राजपूत बनाम भूमिहार और बाद में अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति। भले ही बिहार में उस ईसाई समुदाय या जाति के 10 वोट भी ना रहे हों जिस ईसाई जाति में जॉर्ज फर्नांडिस ने जन्म लिया था। पूछने पर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश बालयोगी पूरी अनकही कहानी बयान करते हैं। यही है पब्लिक के प्रति निस्वार्थ कमिटमेंट, सेल्फलेस कमिटमेंट फॉर पब्लिक। ये बताता है कि आज भी कोई पॉलिटिकल लीडर, जब पॉलिटिकल लीडर स्टेट्समैन बनने की ओर अग्रसर होता है, और यह जो पब्लिक कमिटमेंट है, यह जो सेल्फलेस कमिटमेंट है, यही जॉर्ज फर्नांडिस को द जॉर्ज फर्नांडिस बनाता है। और कि जब जनता को यह लगती है कि सामने वाला देवदूत की तरह पवित्र है और जनता के मुद्दों को आगे पूरी तरह से समर्पित है, तो उसे लगता है वहां जनता जाति की दीवारें तोड़ देती है, धर्म की दीवारें तोड़ देती है, उपजाति और क्षेत्रीयता की दीवारें भी टूट जाती है। और बिहार में कोई पहला उदाहरण नहीं है। आपको महाराष्ट्र के मधुली में जो समाजवादी विचारक थे इतने बड़े, जिनका संसद आप पार्लियामेंट के रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको उन्होंने कई पॉलिसी बदलवाई थी, वो बिहार के बांका से एमपी रहे थे। क्या मुकेश बालयोगी जी, जिस तरीके की खींचतान, उठापटक, मारपीट, पीठ में छुरा घोंपना, विश्वासघात करना, सत्ता के लिए बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए किसी की भी गोद में बैठ जाना, पलटू राम बन जाना, या बिहार में राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव जिनका सिक्का चला करता था, उनका सिंहासन उनके नीचे से जबरिया मतदान के जरिए ही सही लेकिन घसीट कर उस पर नीतीश जी का खड़े हो जाना। अगर आज बिहार की राजनीति में जॉर्ज फर्नांडिस खड़े होते तो बिहार और बिहार की राजनीति कहाँ होती? नीतीश कुमार, लालू और राबड़ी कहाँ होते? देखिए, किसी भी राजनीतिक विचारक का या जो सिस्टम बिल्डर पॉलिटिकल फिलोसफर है, उसका एक फेज होता है और उससे उत्थान पतन भी आता है। जॉर्ज अपने जीवन के अंतिम काल में प्रासंगिक और अप्रासंगिक होने लगे थे, लेकिन अप्रासंगिक होने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य में गिरावट थी। अब ये सवाल आता है कि अगर जॉर्ज अस्वस्थ नहीं होते, उनके स्वास्थ्य में गिरावट नहीं आती, तो क्या होता? मैं इस पर दावे के साथ कह रहा हूं कि जॉर्ज के स्वास्थ्य में अगर गिरावट नहीं आती तो बिहार में एक नया पॉलिटिकल मूवमेंट, एक नया जन आंदोलन खड़ा हो चुका होता, और यह जातिवाद के खिलाफ होता, यह जंगल राज के खिलाफ जॉर्ज ने लड़ाई लड़ी है, यह जंगल राज के खिलाफ होता, और यह उस बड़े बिहार के उस बड़े कैनवस की ओर, बिहार के उस व्यापक अभियान की ओर होता जो बिहार को नए बदलाव की ओर ले जा सकता है। ये मेरा
पूरा विश्वास है। लेकिन जब हम जॉर्ज की उस पूरे इस पर देखते हैं तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के समय में भी जॉर्ज के साथ एक विश्वासघात होने लगा था। लालू यादव से उनका विरोध जगजाहिर था। कांग्रेस के जन्मजात शत्रु थे, जिसके कारण उनको भाजपा की गोद में भी जाना पड़ा था। उसको भी उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए छोटे दुश्मन से हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। स्पष्ट उनका इशारा कांग्रेस किया था। फिर नीतीश उनकी छत्रछाया में जाते हैं, जॉर्ज की छत्रछाया में। फिर नीतीश छत्र बनते हैं और एक बड़े लीडर बनते हैं। नीतीश के साथ एक जातीय वोट बैंक था, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ ऐसा कोई जातीय वोट बैंक नहीं था। और जहां देश की राजनीति नस्ल के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, जाति के आधार पर चलती है, वहां जॉर्ज जो अंतिम चुनाव जीतते हैं, मुझे ये कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि वह अंतिम चुनाव नीतीश कुमार के बूते ही जीतते हैं। ये जॉर्ज की राजनीति का जो एक बैसाखियों पे आ जाना था, जो एक ब्लैक शेक है, वो उनको आना पड़ता है। लेकिन अगर और उसके बाद जॉर्ज अस्वस्थ हो जाते हैं, उसके बाद नीतीश से अलग हट करके भी मुजफ्फरपुर से चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं एक बार, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो जाती है। अगर जॉर्ज अस्वस्थ नहीं होते तो क्या होता, इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जॉर्ज एक बड़े जन आंदोलन की, एक बड़े परिवर्तनकारी अभियान की भूमिका तैयार कर चुके होते हैं। शुक्रिया मुकेश बालियोगी जी, संजीव चौहान से स्टेट मिरर हिंदी के लिए बात करने के लिए। जॉर्ज फर्नांडिस एक शख्सियत थे भीड़ से अलग, अगर आप यही कहना चाहते हैं, मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। और वर्तमान राजनीति की जिस तरह से गांधी का होना ये बताता है कि सामान्य प्रतिभा का व्यक्ति भी बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, उसी तरह से जॉर्ज फर्नांडिस का होना भी बताता है कि अगर जनता के प्रति प्रतिबद्धता हो, संभावनाओं का क्षितिज हो, दृष्टि व्यापक हो, तो जनता जाति, धर्म और क्षेत्रीयता से परे हटकर भी नेता को हाथों हाथ ले सकती है। शुक्रिया मुकेश बालियोगी जी। ये हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार पटना से, बिहार से मुकेश बालियोगी, जो बता रहे थे कि एक क्रिश्चियन बच्चा कैसे भारत की राजनीति पर और बिहार के राजकाज पर छा जाता है। शुक्रिया मुकेश बालियोगी जी। धन्यवाद। दोस्तों, स्टेट मिरर हिंदी पर आप सुन रहे थे अपने हमजुबान संजीव चौहान और बिहार के वरिष्ठ पत्रकार मुकेश बालियोगी के संग बीते कल के जुझारू और आज की यादगार शख्सियत जॉर्ज फर्नांडिस के जज्बे की अनकही अनटोल्ड कहानी। उन जॉर्ज फर्नांडिस के जबरदस्त जीवट की कहानी, जिन्होंने बिहार के जिस मुजफ्फरपुर के राजनीतिक पटल के फलक पर अपने राजयोग का भाग्यवान सितारा चमकता देखा था, तो जब उसी मुजफ्फरपुर ने उन्हें अर्श से फर्श पर ला पटक कर चुनाव में उनकी जमानत तक जब्त करवा डाली हो। जिद्दी जॉर्ज फर्नांडिस ने मगर तब भी मुजफ्फरपुर से खुद की रवानगी रुखसती गवारा नहीं की। और अब चलते चलते ऐसे बिरले जुझारू जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में यही कहना चाहूंगा कि आज जॉर्ज भले ही हमारे आपके बीच ना हो, मगर अब आज़ाद भारत की आने वाली नस्लों के बीच भी आइंदा शायद ही कोई ऐसा वो जॉर्ज फर्नांडिस जन्म लेगा जो पादरी ईसाई परिवार में जन्म लेने के बाद भी डंके की चोट पर अपने बलबूते समाजवादी बनकर दुनिया से कूच कर गया हो। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने हमजुबान संजीव चौहान और कार्यक्रम में पटना से साथ बने रहे मशहूर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश बालियोगी को दीजिए इजाजत। आइंदा इसी तरह के किसी और जुझारू जॉर्ज की बेबाक अनसुनी अनकही कहानी को घर बैठे अपने मोबाइल पर सुनने के लिए स्टेट मिरर हिंदी के यूट्यूब चैनल का बेल आइकॉन दबाकर इसे सब्सक्राइब भी तो करते जाइए। नमस्कार।